पहले रिव्यू पिटीशन मनीष सिसोदिया ने दाखिल करते हुए ये कहा है कि आप फिर से विचार कीजिए, समीक्षा कीजिए। इस मामले में हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिले। बात तो ये कि राजनीति में कोई भी कट्टर ईमानदार हो ही नहीं सकता और इसमें जो है बहुत ही एक सोचने वाली बात है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर तो ये शराब घोटाला देखा गया, भ्रष्टाचार के मामले देखे गए। चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी ने इन पैसों का इस्तेमाल किया, जिसमें 82 लाख। दीवार पर ये दाग लगेगा कि आपने महज 10 साल में जो राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण कर लिया, आपने जो चुनाव प्रचार किया, आप जो पंजाब पहुंची, पंजाब नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा, जहां एक ओर आज सुबह से ही तेलंगाना में वोटिंग को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, तो अब जांच एजेंसियों की मुश्किल बढ़ाने का काम दूसरी ओर करते हुए नजर आ रही हैं दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 289 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया अब एक बार और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रही हैं। रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से और इस रिव्यू पिटीशन में 15 बड़ी दलीलें मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई हैं और उनके वकील दावा कर रहे हैं कि इन 15 मजबूत दलीलों के बाद अब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना लगभग तय है। ऐसे में तमाम सवाल कि क्या 1 महीने बाद अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिल सकती है? 289 दिन जेल में बिताने के बाद क्या अब आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर उम्मीद जाहिर कर सकती है कि अब मनीष सिसोदिया लगभग 10 महीने खत्म होने के बाद जेल से बाहर निकल सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 1 महीने बाद जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है, क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे सकता है, बड़ी राहत दे सकता है? इसी सवाल के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी नाजमीन। पूरे 30 दिन का इंतजार और उसके बाद फिर से उसी अदालत की तरफ रुख करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिरकार क्यों मनीष सिसोदिया ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आप 3 महीने रुक जाइए, उसके बाद आप जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रुकने के लिए तो नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये सरकारी एजेंसियां ईडी सीबीआई की कार्यवाही में जांच में कुछ ढिलाई देखी जाती है या आपको लगता है कि ये काफ़ी लंबा समय बीत जाएगा, तो इस दौरान आप अपनी जमानत याचिका को दाखिल कर सकते हैं। तो जमानत याचिका दाखिल करने से पहले इन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया, जिसमें अब समीक्षा की जाएगी वाकई क्या जो 30 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी उनकी जमानत याचिका, क्या वाकई यहाँ पर तय किया जा सकेगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिले, मनीष सिसोदिया को जमानत मिले? सरकारी एजेंसियों के पास ऐसे क्या गवाह यहाँ पर नजर आए हैं, क्या सबूत यहाँ पर देखे गए हैं जिस आधार पर यहाँ पर जमानत याचिका खारिज की गई है? क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सरकारी गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर ये कहा गया था कि ये तो अस्थायी सबूत हैं, पूरी तरह से सबूत भी नहीं है, तो सरकारी गवाहों के आधार पर हैं, आपके बयानों के आधार पर हैं, कोई लिखित में दस्तावेज नहीं है। 338 करोड़ का आरोप लगाया जाता है, उसमें भी कोई लिखित दस्तावेज नजर नहीं आते, जिस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जहाँ फैसला सुनाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोपी को राहत भी देता है कि आप पर अगर यहाँ पर सबूत नहीं मिल रहे हैं तो आप जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसलिए इससे पहले रिव्यू पिटीशन मनीष सिसोदिया ने दाखिल करते हुए ये कहा है कि आप फिर से विचार कीजिए, समीक्षा कीजिए। इस मामले में हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिल जाए। अच्छा नाजमीन, यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं, यानी कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह हुई, उन्होंने इस रिव्यू पिटीशन में 15 मजबूत दलीलें रखी हैं, जिसमें साफ तौर पर दिनेश अरोड़ा को लेकर के दलीलें शामिल हैं। ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई की जो गति है उसमें कितनी ढिलाई है, इसे लेकर मजबूत दलीलें रखी गई हैं। तो क्या लग रहा है कि अब ईडी सीबीआई के बाद, क्योंकि नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जब
सुनवाई हुई थी, तो क्या अब दिनेश अरोड़ा पर भी गाज यहां पर गिर सकते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर उनका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने 30 अक्टूबर को भी किया था और अब इस रिव्यू पिटीशन में भी किया गया है। तो क्या लगता है कि अब जांच एजेंसियों के बाद सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे दिनेश अरोड़ा को लेकर भी कोई कड़ा आदेश यहां पर दे सकता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियों की इस पूरी कार्रवाई का आधार ही दिनेश अरोड़ा का बयान है एकमात्र। ये दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने बैठे हैं, खुद यहाँ पर आरोपी पाए जाते हैं कि शराब मामला जो देखा गया था, शराब नीति देखी गई थी। उस दौरान यहाँ पर वही ऐसे शख्स थे जो मनीष सिसोदिया से मिले, संजय सिंह से मिले, उन्होंने और निजी कारोबारियों से मुलाकात करवाई। जो पैसा यहाँ पर दिया गया संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को, कहीं ना कहीं ये दिनेश अरोड़ा ही थे जो देते हुए नजर आए। उस दौरान तो ये कह रहे थे कि इस नीति के जरिए बहुत फायदा होगा, जनता को लाभ भी मिलेगा, ये पैसे से सरकारी खजाना भी बढ़ेगा, यहाँ पर शराब माफिया भी खत्म होंगे, जिसे सीधे सीधे तौर पर तमाम और योजनाओं पर लगाया जा सकता है जिससे जनता का भला हो। लेकिन वही दिनेश अरोड़ा अचानक से अपने सारे बयानों को पलट देता है और ये कहता है कि जानबूझकर यहाँ पर मुझे फंसाया गया था। यहाँ पर तो ये शराब घोटाला देखा गया, भ्रष्टाचार के मामले देखे गए, चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी ने इन पैसों का इस्तेमाल किया, जिसमें 82 लाख रुपए का जिक्र किया, 2 करोड़ का जिक्र किया, 338 करोड़ के लेन देन के आरोप पर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है। तो जहां तक लगता है कि दिनेश अरोड़ा पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, दिनेश अरोड़ा से भी पूछताछ होनी चाहिए और सीधे सीधे तौर पर सवाल होने चाहिए कि पहले आपके बयान उनके पक्ष में थे, अब आपके बयान उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सबूत भी पेश नहीं होते, सिर्फ आप बयानबाजी करते हैं। तो सबूत लाइए, उस आधार पर फैसला होगा और उसी आधार पर कोर्ट फैसला यहाँ पर सुनाती हुई भी नजर आएगी। अब ये देखना होगा कि क्या दिनेश अरोड़ा पर भी गाज गिरती है। बिल्कुल, देखिए दिनेश अरोड़ा जो कारोबारी है शराब घोटाले मामले में, पहले जांच एजेंसियां उन्हें आरोपी बता रही थी, लेकिन सरकारी गवाह बनने के बाद उनके सभी आरोप जो हैं वो धुल चुके हैं। यहाँ पर शिराज है, शिराज बार बार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो पूरी ईमानदार है, कोई घोटाला नहीं किया, नेताओं की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। चलिए शराब घोटाला मामले में ये माना जा सकता है, लेकिन जल बोर्ड घोटाले में तो अब मंत्री आतिशी सिंह फंसती हुई नजर आ रही हैं। उससे पहले इस मंत्रालय को सौरभ भारद्वाज संभालते हुए नजर आ रहे थे, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खुद उपराज्यपाल के पास लगातार आवेदन बीजेपी की तरफ से भेजे जा रहे हैं कि इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। तो जो आम आदमी पार्टी लगातार अपनी ईमानदारी का दावा कर रही है, तो फिर आखिरकार ये घोटाले कौन कर रहा है? ये करोड़ों रुपए जो हैं वो आखिरकार कहां जा रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी ईमानदार है तो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी लगातार आम आदमी पार्टी पे पिछले कई दिनों से जो है लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं और ख़ासतौर पे जब शराब घोटाला मामला उठा था उसके बाद से एक के बाद एक लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। चाहे हम बात करें दिल्ली जल बोर्ड की, चाहे बस घोटाले की बात करें, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो पहली बात तो ये कि राजनीति में कोई भी कट्टर ईमानदार हो ही नहीं सकता और इसमें जो है बहुत ही एक सोचने वाली बात है, क्योंकि लेकिन अगर ईमानदार नहीं है, अगर वाकई में पैसा बचाया नहीं है, तो जो तमाम सुविधाएं मुफ्त में यहाँ पर दिल्ली की जनता को दी जा रही हैं, वो आखिरकार कैसे संभव है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बार बार यही कहते हैं कि ये वही पैसा है जो भ्रष्टाचार में तमाम पार्टियां अब तक सरकारों के तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाकर इस पैसे को जनता के फायदे के लिए, उनके लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिरकार अगर वाकई में भ्रष्टाचार किया है, अगर घोटाला किया है, तो फिर ये जो मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं वो आखिरकार कैसे मुहैया कराई जा रही है? इस पर क्या कहना रहेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने दिल्ली में खासतौर पे विकास किया और अच्छे से किया, लेकिन जो उन पे लगातार जिस तरीके से भाजपा सरकार ने लगातार सवाल उठाए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो धूमिल होती नजर आ रही है और जनता के बीच जो उनका पहले जैसा प्रभाव था कि एक तरफा दिल्ली में जैसे जीत जाते थे, लेकिन वो प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि आरोप सिद्ध हो या ना हो, अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों के मन में जो है ये भावना जो है बन जाती है कि कुछ ना कुछ इन्होंने ज़रूर किया, तभी इनके ऊपर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिराज ने कहा कि लगातार जो घोटालों में फंसती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, उसकी वजह से दिल्ली की जनता अब कहीं ना
कहीं उनकी ईमानदारी पर संदेह जरूर जाहिर कर रही है। यहाँ पर ऋतिक हैं, उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अक्सर वे ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और दिल्ली की जनता के बीच आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर राजनीतिक दल को लेकर सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर ऋतिक आपसे यही सवाल रहेगा, जैसा कि शिराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी इन दिनों कई बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है, तो ऐसे में दिल्ली की जनता की राय क्या जो बीते 9 साल में थी, क्या वो अब बदलती हुई नजर आ रही है? क्या अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का दावा करते हैं, उस ईमानदारी पर अब जनता को संदेह होने लगा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा ये दावा ठोकते हैं कि 1947 के बाद अगर कोई आज़ाद और ईमानदार पार्टी है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया जो रिव्यू सिस्टम को अपना रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पुनः विचार करने की बात कर रहे हैं, अगर इसमें मनीष सिसोदिया को जो है राहत मिल जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी छवि जो है जनता के सामने पहुँच जाएगी कि नहीं, ये ईमानदार हैं। और अगर यहाँ पर रिव्यू सिस्टम भी बेकार हो जाता है, यानी कि फिर से दाग लग जाता है, तो आप ये तय मानो कि अरविंद केजरीवाल पर यह दाग लगेगा कि आपने महज 10 साल में जो राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण कर लिया, आपने जो चुनाव प्रचार किया, आप जब पंजाब पहुंचे, पंजाब में आपने जीत लिया, गोवा में आपने चुनाव प्रचार किया, गुजरात में किया, ये कैसे 10 साल में आपने कैसे इतना पैसा कमा लिया? कहाँ से आपने पैसा जुटाया? क्योंकि जो आपको बजट मिलता है वो बजट सिर्फ दिल्ली के लिए मिलता है, तो दिल्ली को तो आप ठीक से चला नहीं पा रहे, लेकिन आप पंजाब, गोवा, तमाम राज्यों में पहुंच जाते हैं और एमसीडी में आप जो चुनाव प्रचार तगड़ा कर देते हैं, तो पैसा कहाँ से है? इसलिए अभी आपने जिक्र भी किया था कि जल बोर्ड घोटाले की बात कर लो, या फिर हम शिक्षा घोटाले की बात कर लें यहाँ पर, या फिर शराब घोटाले की बात कर लें। अब तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डीटीसी की बस चल रही है उस पर भी जो है इन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर लगता है कि वह ईमानदार हैं तो यहाँ पर ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, और मनीष सिसोदिया को अगर लगता है कि वह भी ईमानदार है तो सच बोलने में क्या जाता है, आप सच बोल दीजिए तो आप अपनी पत्नी के पास भी पहुंच जाएंगे, घर के पास भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऋतिक ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर वाकई में ईमानदार हैं तो फिर डर कैसा? आखिरकार ईडी के सवालों से क्यों बच रहे हैं? आखिरकार क्यों समन भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं? अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि रिव्यू पिटीशन जो मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, आखिरकार अब सुनवाई के बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है? क्या मनीष सिसोदिया को अब 1 महीने बाद कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई नजर आएगी या नहीं? देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।